चेंज वाज एक्चुअली कोर थिंग जो हमने इन 2 दिनों में डिस्कस करना था। तो मैंने कोशिश ये की थी कि थोड़ा सा रादर जस्ट टू मेक इट टू द डॉट कि आपकी अपनी एक फील्ड स्पेसिफिक हम चेंज की बात करें कि यार आईटी में एक प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर चेंज जो है वो किस तरह से चलती है, एफएमसीजी में कोई प्रैक्टिस होती है तो उसमें चेंज किस तरह से होती है, उसको कैसे मैनेज करना पड़ता है। तो राजा उस चीज़ की तरफ जाने के लिए आई टेक इट इन अ वेरी डिफरेंट वे कि यार यू लर्न इट आउट कि अपार्ट फ्रॉम जस्ट मैनेजिंग द चेंज फैक्टर, जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं ना, टू प्ले एन वाइटल रोल, टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं यार कि हम बड़ी मज़े की, अभी बाई चांस आई वाज जिस ट्रैफिक में स्टक था, आई वाज लिसनिंग अ वीडियो और मैं वो भी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बड़ी फिट बैठेगी विद टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वो ये कहता है कि यार, बल्कि अगर हम बात भी करें थे बिलीफ सिस्टम की कि यार 14 years back when he started thinking और today he did what he think, उसे पता नहीं था कि मैं कुछ पढ़ा भी है उस फील्ड का, मुझे कुछ पता भी है उस फील्ड का, या आई एम एक्चुअली एबल टू डू समथिंग इन दैट डोमेन। इवेंचुअली ही डिड इट। एक उसे उसके ज़हन में चीज़ थी और वो ये थी कि मैं ये हूँ और ये मैं करूँगा। एंड ही कीप टेलिंग टू हिज एंड हर आंसर। समहाउ हमारा ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड बैक इसी तरह से करता है। 2 अच्छी एग्जांपल्स हैं मैं आपसे रियल टाइम में शेयर करना चाहूँगा। एक आप लोगों ने शायद वो सांप वाली एग्जांपल सुनी हो, पहले वो बताते हैं, फिर ये थोड़ी डिटेल स्टोरी है तो आई कम टू द स्टोरी। सांप वाली एग्जांपल ये है कि साइंटिस्ट ने तजुर्बा ये किया कि एक पर्टिकुलर आदमी को डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में स्नेक्स की सराउंडिंग में रखा। ठीक, अच्छा, फिर उसको कुछ दिन वो आइलैंड जहाँ जो सारे का सारा स्नेक से भरा हुआ था उस आइलैंड के ऊपर रखा। फिर एक पर्टिकुलर क्रिस्टल जार जिसके जो स्नेक से भरा हुआ था उसको उसके अंदर रखा। राइट, अच्छा, अब सारे बेदरक से सांप इवेंचुअली वन फाइन नाइट जो सोया हुआ था तो उन लोगों ने क्या किया कि पिन नहीं होती, सिंपल पिन, राइट, उस पिन से उसके पाँव के अंगूठे के ऊपर जोर से पोक किया। ही वॉज लिविंग इन एन एनवायरमेंट कि यार मेरे में ये फोबिया बिल्ड हो गया हुआ है कि यार सांप काट ना ले, सांप आ ना जाए, मैं सांपों की दुनिया में हूँ, यार अगर सांप ने मुझे ये कर दिया तो मैं ये हो जाऊँगा, ब्ला 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 ब्ला। एज सुन एज दैट स्नेक दैट एक्चुअली एक्ट हैपन, ठीक, तो उसके दिमाग ने ये ट्रिगर किया कि यार उसको सांप ने अब डस लिया एंड जो आपकी अपनी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है, दोज नेगेटिव वाइब्स, दोज नेगेटिव सेल्स विच कैन एक्चुअली 2 तरह से, अगर आप ब्लड सेल्स को स्टडी करो ना, ब्लड कैंसर, अनफॉर्चुनेटली मुझे आजकल एक इत्तेफाक भी ऐसा हो रहा है कि आई एम डीलिंग विद द पेशेंट। तो ब्लड कैंसर के अंदर होता क्या है एक्चुअली कि आपकी हेल्दी सेल्स होते हैं जो डेली बेसिस पे बन रहे होते हैं, ठीक है, वो कंज्यूम होते हैं, राइट, और देन वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट मीन वो जो लाइफ साइकिल उनका एंड होता है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक सिनेरियो ऐसा होता है कि जिसमें वो जो सेल ख़त्म, जिसे हम डेड सेल कहते हैं ना, ठीक, एक्चुअली वो डेड सेल हेल्दी सेल को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और हेल्दी सेल मजीद नहीं बनते। ठीक, दिस फिनोमेना कॉल्ड अ ब्लड कैंसर एक्चुअली, कि कैंसर की बड़ी जो लेमन डेफिनेशन है ना, वो ये है कि कुछ भी ऐसा होना आपकी बॉडी में जो अनकंट्रोल्ड है, वो चाहे कुछ चीज़ कम हो रही है, वो चाहे कुछ चीज़ बढ़ रही है, वो एक दाना है, वो एक वेन है, वो एक स्वेलिंग है किसी मसल की, एनीथिंग। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपन एज एन फिनोमेना कि जब उसके माइंड के नेगेटिव सेल, बॉडी के नेगेटिव सेल ट्रिगर हुए, नेगेटिविटी ट्रिगर हुई उसके अपने अंदर से, तो उस नेगेटिविटी ने जहर फैला दिया और वो मर गया। ठीक, तो बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांगली प्ले करता है। मैंने आई सॉ पर्टिकुलर वीडियो, उसमें 4-5 डिफरेंट
कस्टम्स दिखाई हुई थी, रवायात, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट कबीलों की रवायात दिखाई हुई थी। वो कस्टम्स क्या थी, बड़ी मज़े की कस्टम्स हैं। एक कस्टम अफ्रीका के किसी कबीले की थी, जिसमें कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा 16-18 ईयर बच्चा या बच्ची 16-18 ईयर की आता ना, तो वो कोई चीज़ मार के उसके फ्रंट के 2 दांत तोड़ देते हैं। हाँ, 16-18 ईयर्स के जब पहुँचता है ना, तो वो ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ मार के उसके फ्रंट के 2 दांत तोड़ देते हैं। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि इस एज फैक्टर में ये करने से उसकी खूबसूरती में और इजाफा होता है। ठीक है, तो वो पूरे कबीले का कस्टम ये है कि वो ये दुआ करते हैं कि फटाफट हम 16-18 साल के हों, ताकि ये हमारे पे ये शनाख्ती निशान लगाया जाए। सेम थाईलैंड का एक जजीरा है, जिसमें वो अगर आपने देखा हो, वो नेक के, आई एक्चुअली विजिट दैट प्लेस। ठीक है, लॉन्ग नेक्स, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट नेक्स पीपल, वो कड़ा पहनाते हैं, वो स्प्रिंग बेस्ड कड़ा होता है एक्चुअली। ठीक है, जो उन्हें पुल करता रहता है। तो अराउंड 3-3.25 फुट तक की बंदी तो मैं खुद देखी है वहाँ, जो थाईलैंड का ये कबीला पर्टिकुलरली। अच्छा, अब वी एक्चुअली टॉक टू देम एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार आपके लिविंग स्टाइल के अंदर ये कहानी इम्पैक्ट नहीं करती है, ये आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती है, फिजिकल अपीयरेंस पूरी चेंज हो जाती है, फैक्टर उनके लिविंग के स्टाइल ही चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट दे आर ऑफ द व्यू कि यार ये सारा कुछ ठीक है, बट हमारा बिलीफ सिस्टम ये है कि ऐसा करने से हमारा खुदा खुश होता है। ठीक है, इसलिए हम ये सारा खुशी से करते हैं। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देता है। अच्छा, अगेन द बिलीफ सिस्टम। अच्छा, जो एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था, बड़ी मज़े की चीज़ थी कि जो जंगल का बादशाह कौन होता है? शेर। ठीक है, कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अंदर एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी हो और वो बाकी एनिमल्स में नहीं है, एनी सच वन प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे कि शेर सबसे लंबा जानवर है। सबसे पहला फैक्टर देखें, क्या वो सबसे लंबा जानवर है? नहीं है। जिराफ इज द टॉलेस्ट वन। क्या वो सबसे बड़ा जानवर है हुजूम स्टैंड पॉइंट से, मास स्टैंड पॉइंट से? एलिफेंट इज द बिगेस्ट वन। क्या वो सबसे विकेड शार्पेस्ट जानवर है? नहीं है। वल्फ आर देयर, ठीक है, फॉक्सेस आर देयर, राइट। तो फिर ऐसी क्या कहानी है? व्हाट डू यू थिंक? जब एक हाथी और एक शेर का सामना होता है तो हाउ दे स्टार्ट थिंकिंग? सबसे पहला इंप्रेशन उसके दिल में ये आता है कि ये मुझे अब खाएगा। दैट्स द इंप्रेशन विच ही बिल्ड, राइट, दैट्स द रिप्यूट विच ही बिल्ड, राइट। स्कूल में, कॉलेज में कुछ टीचर होते थे ना कि हमें पता होता था कि यार इन दो का काम ना किया तो खैर है, इसका काम नहीं किया आज तो ना अल्लाह करे कि बीमारी हो आज। ठीक है, तो वो जो एक इम्प्रेशन है ना, दैट क्या कहना चाहिए, अटायर विच ही मेक इन दैट पर्टिकुलर ओपोनेंट माइंड, राइट। तो वो वाला पार्ट है जो उसके बिलीफ सिस्टम से वो दूसरे लोग अंडरस्टैंड करना, बिलीव करना इवेंचुअली शुरू हो जाते हैं कि यस, कि होता क्या एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग कि यार मैं बना ही बादशाहत के लिए हूँ, तो इवेंचुअली थिंग्स स्टार्ट गेटिंग चेंज इन योर एटीट्यूड। व्हेन योर एटीट्यूड स्टार्ट गेटिंग चेंज, तो मैं एक लाइन अक्सर बोलता हूँ कि एटीट्यूड डिफाइंड एल्टीट्यूड, राइट, कि आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आपने कहाँ तक, किस चढ़ाई तक जाना है। ठीक है, वो किसी ड्रामे में मैंने देखा ना, तो वो मानचंद कहता है यार सारी उम्र हो गई है, अम्मा कहती है कि मेरा जज पुत्र, मेरा वकील पुत्र, अम्मा ने तो कह देता है, उनकी जरूरत की है बढ़न दी। एंड रिजल्ट तो यही था, अम्मा ने कहना था, मानना था, अम्मा ने तो मान लिया ना, बस ठीक है। ठीक है, और एक दूसरी एग्जाम्पल ये है कि वो इलेक्शन होते हैं तो बंदर जो है ना, वो कंसर्न रेज करता है कि शेर साहब, ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर दफ़ा आप ही बादशाह बनते हैं। ठीक है, तो जमहूरियत का दौर है, वोट अगर मुझे पड़ जाए तो फिर मुझे भी बादशाह बनना चाहिए। ठीक है, तो वो से कहते हैं अच्छा, तो इफ़ यू थिंक कि तुम जीत सकते हो तो इस दफ़ा तुम भी इलेक्शन में आ जाओ, फिर फेस टू फेस देख लेते हैं। अच्छा, होता ही है कि वो मोनोपोली के साथ चलता है और वोट ज़्यादा बंदर को पड़ते हैं, वो जीत जाता है। ठीक है, अब वो बादशाह बन जाता है। अब डिसीजन मेकिंग उसके पास होती है
ठीक है, कि भाई मैं पूरे जंगल को मैनेज कर रहा है ये और वो, तो पहला केस आता है, एक लुमड़ी बड़ी शदीद बीमार हो जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं बादशाह सलामत ये बीमार हो गया, अस्पताल जंगल से बाहर है, तो आप कुछ करें बादशाह सलामत, ये तो मर जाएगी, वरना ये तो वो बारिश हो रही है, मौसम इतना ये वो। अब इधर फितरत आती है सामने। ठीक है, वो क्या करता है, एक दस से दूसरे दस पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे। तो अब सारे वेट कर रहे हैं कि बादशाह सलामत जो है ना वो मैजिक करेंगे आज, तो इंशाल्लाह इसकी तबीयत बड़ी फिट हो जाएगी। अब हो रहा क्या होता है, इवेंचुअली घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बाद उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब उसकी डेथ होती है, सारी शोर मचाने लग जाती हैं लूंगियाँ, तो वो कहते हैं बादशाह सलामत उसकी तो डेथ हो गई है। ठीक है, कहते हैं तुम्हारे सामने ये मैं तो बड़ी पाईदड़ की थी है, पर वो लिखी है वैसी मैं क्या कर सकता। तो समवेयर द पर्सनैलिटी प्ले इन अ वेरी डिफरेंट वे, राइट। दिस बिलीफ सिस्टम शुड बी द फर्स्ट फैक्टर जो आपको आपकी अपनी प्लेस पे फर्म रखता है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे जब चेंज आती है तो डिसरप्शन होती है। ठीक है, और वो डिसरप्शन जो है वो आपको सबसे पहले सुकून आपका आपके बिलीफ सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। आपका एक मैनेजर पे बिलीफ बना हुआ है, आपका एक सीईओ पे बिलीफ बना हुआ है, आपको पता है यार इसका एक छोटा भाई है, द डे ही बिकम और शी बहन है, शी बिकम सीईओ, आई विल नॉट बी लाइक आई एम नॉट गोना स्टे इन दिस कंपनी। ठीक है, क्यों, बिहेवियर से, डिफरेंट इंटरेक्शन से, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस से यू स्टार्ट बिलीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो चेंज के कुछ हमने फैक्टर कल देखे, उन फैक्टर में से सबसे पहली चीज़ मैं जो देखना चाहूँगा वो ये है कि आप लोग मुझे कुछ एग्जांपल्स बताएं, कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसी एग्जांपल्स बताएं कि जिनमें यू पीपल थिंक कि यार अगर आप इस पर्टिकुलर रोल में हो तो दिस इज़ द चेंज विच यू वांट टू मेक। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी अपनी कंपनी में, अगर आप एज एन बिजनेस कर रहे हैं, आप अगर किसी जगह पर टीचिंग कर रहे हैं, राइट, इवन एक छोटी टीम को लीड कर रहे हैं, तो हाउ यू पीपल थिंक कि आपका क्या माइंड सेट है चेंज के एंगल से। एक होता है बस चल रही है या चलन जो, ठीक है, एक ये भी एटीट्यूड है। नहीं, अच्छा, उसमें ये भी चीज़ देखनी है ना आपने, विल दैट बी फॉर द बेटरमेंट और विल दैट नॉट बी फॉर द बेटरमेंट। एक तो ये ना यार मैं चाहता हूँ कि इन्हें गोली मार दिया ये भी एक चेंज है। ठीक है, द पॉइंट इज कि विल दैट बी फॉर बेटरमेंट और विल नॉट दैट बी फॉर बेटरमेंट। मजे की बात पता क्या है, वो किसी बंदे को नहीं पता होना चाहिए। आपके ख्याल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उसके साथ क्या इशू था, व्हाट वाज द की इशू विद हर। एक तो अपेरेंटली वो ब्लेम था, इसकी वजह से उसको काबू किया गया कि इसने टेररिस्ट को सपोर्ट किया एंड ऑल दैट। ठीक है, वो दैट वाज द रियल प्रॉब्लम। उसकी सिस्टर का एक पूरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो एक्सप्लेन करती है कि व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम। वो एक एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही थी जो कि आपको पता होगा शी वाज टॉपर फ्रॉम MIT। ठीक है, और वो एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे काम कर रही थी कि जो एजुकेशन सिस्टम जिसकी बेसिस पूरी की पूरी इस्लामिक थी। ठीक है, अच्छा, मज़े की चीज़ ये थी कि उसने जब वो अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो उसने अपनी बहन को बुलाया, उसको बताया कि यार ये जितना ये मैथ है, ये पाक स्टडीज़ है, ये इस्लाम वो है, बायोलॉजी है, ठीक है, ये फलाना सब्जेक्ट है। तो उसकी सिस्टर कहती कि मैं बड़ी हैरान हुई कि उसने मुझे सारे सब्जेक्ट बता दिए हैं, उसने मुझे इस्लाम याद नहीं बताया। भाई इस्लामिक बेसिस के साथ वो एक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है जो कि पाकिस्तान में राइज किया जाना चाहिए, सब बता दिया है, उसने मुझे इस्लामिक स्टडीज़ नहीं बताया। तो उसने जब पूछा, कहती मैंने जब पूछा तो उसने वो हंस कर कहती कि इस्लाम अलग नहीं है, इस्लाम की गिर्द तो ये सब घूमते हैं। हर सब्जेक्ट जो है उसका जो पर्सपेक्टिव है टू अंडरस्टैंड that is actually the Islamic, those are actually the Islamic basis। ठीक है, मैं ये इससे बता रहा हूँ कि इट एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड दैट। ठीक है, वो सेपरेट नहीं, अलग से नहीं है। जो पॉइंट एक अभी आप बोल रहे थे ना, ये आपने हैप्पीनेस वाला जो फैक्टर कहा, हैप्पीनेस इज नॉट अ एक्सप्लिसिटली टू बी प्लेस समथिंग। ये आपके हर मैनेजर की गुटी में फेल होनी चाहिए एक्चुअली। ठीक है,
हर किसी ने अपनी जगह पे अपनी डोमेन में एक रोल प्लेइंग करनी है। वही ना, हम सर्च ज़्यादा करते हैं, रिसर्च कम करते हैं। ठीक है, रिसर्च कैसे काम करती है? एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूरा एक टूल है, एनालिसिस करने का टूल है। आप अपनी जिनकी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह कोई 10 20 50 लोगों से ज़्यादा है का साइज़ है अगर एज एन काउंट, तो आप लोग ये अपने टेस्ट करके देखिएगा। आप सारे एम्प्लॉयज़ से पूछें कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन आई है तो हम आपको कहेंगे एम्प्लॉयर रेफरल हमारा एक प्रोग्राम है, तो क्या आप इस कंपनी में आप किसी बंदे को रेफ़र करेंगे? बस एक लाइन का क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये उधर ही पता चल जाएगा इस एक क्वेश्चन की बेस पे कि पहले तो वो खुद कितना खुश है कंपनी के साथ। ठीक है, ह्यूमन, मैंने एक दफ़ा अपने सीईओ से, गाइस फ्रॉम MIT एंड फ्रॉम स्टैनफोर्ड, वंस आई आस्क्ड देम कि मैंने ना PMBOK गाइड की सर्टिफिकेशन करनी है। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस है शायद। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या होता है एंड ऑल दैट ना। तो मुझे कहते हैं यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक रूल तो ज़हन में रख लो, टिपिकली किस पार्ट का? रिपोर्टिंग पार्ट का। मैंने कहा वो क्या जी? कहते हैं रिपोर्टिंग हमेशा ऐसे करो जैसे FIA इन्वेस्टिगेशन करती है, तो तुम्हें FBI इन्वेस्टिगेशन करती है। FIA ये इनको तो बेसिक्स भी पता नहीं, सही पता नहीं, FBI का इन्वेस्टिगेशन करती है। अच्छा, मैंने उन्हें पूछा कि सर वो मैंने तो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, मूवीज़ में ही देखा है जितना वो हरकतें करते हैं पहुँचे वो भी क्राइम के बाद ही हैं। ठीक है, तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? कहते ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप कभी भी डायरेक्ट सच नहीं बोलते। ठीक, तो यू ऑलवेज स्पीक ट्रुथ इम्प्लाइडली। साइकोलॉजी, आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है? यस, साइकोलॉजी भी यही बोलती है कि क्योंकि हम चाहते हैं ना वी प्ले अंडर कवर, राइट? तो हम साइकोलॉजिकली वी डोंट वांट कि हम डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली सच बोलें। ठीक है, बट इम्प्लाइडली सिचुएशनल बेस्ड वी डू स्पीक ट्रुथ और मोस्टली अननोइंगली। ठीक, तो इसलिए वो जैसे वो बच्चे घर से ऐसे होते हैं, तो वो अब्बा जान कहते हैं ना बेटा जाके कह दो मैं घर नहीं हूँ, वो अब्बू कह रहे हैं मैं घर नहीं हूँ, तो अब वो एम्प्लाइडली अननोइंगली बता रहा था कि अब्बू घर ही है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फैक्टर जो है ना कि आप टिपिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल में हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर जो ये फैक्टर है कि आपने कितना ज़्यादा अपनी टीम के साथ को मोटिवेट रखना है, अपनी टीम को अब्रेस्ट रखना है, राइट? जितना अच्छा मैनेजर होगा ना, राइट, वो इस फैक्टर को रियलाइज जरूर करता होगा, उसे पता है या उसे नहीं पता ये हैप्पीनेस वाले पार्ट को। ठीक है, हमारे कई लीड से हम लोग उससे लड़ते थे कि यार अब बजट एलोकेट करें, मैंने अपनी टीम को बाहर खाने के लिए लेके जाना है, बीइंग HR ना। अच्छा, हम कहते हैं ये पॉलिसी बनेगा, कहता पॉलिसी को छोड़ें, पॉलिसी से तो बंदे चले जाएंगे मेरे। ठीक है, आप मुझे बजट एलोकेट करें, अगर मैं वो आउटकम नहीं दिलवाता प्रोजेक्ट के स्टैंड पॉइंट से, फिर आप वो पैसे मेरी सैलरी से काट लें। सो ही टेक अ स्टैंड, ही एक्चुअली चैलेंज द मैनेजमेंट कि यार मुझे पता है ये दैट्स माय बिलीफ सिस्टम कि ये इवेंचुअली पॉजिटिव है आपके लिए, मेरी टीम खुश रहेगी तो इवेंचुअली वी विल गेट दैट व्हाट वी हैव टू। ठीक है, तो ये फैक्टर तो यस ऑर्गेनाइजेशंस में होना चाहिए। और इसकी जैसे दुबई सर, उसकी वजह है ना कि हम कोई भी काम तो सीरियस नहीं करते ना सर। मैं आप इसको ऐसे देख लें, चले हम हैप्पीनेस गेज नहीं करते, हम यही गेज कर लें कि हमें गुस्सा कितना है। हम गेज तो करें, पहला प्रॉब्लम गेज करने का है। हम इसको प्रॉब्लम ही नहीं समझते कि ये वो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ, मैंने मेरे ख्याल 5-6 साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि आने वाले 5-1 सालों में जो डिप्रेशन है वो कैंसर और जो आपकी ये बाकी बीमारियां हैं इनसे बड़ी डिजीज़ होगी ग्लोबली। ठीक, आज आप देख लें कि स्ट्रेस किस तरह से काम करता है। और मजे की बात यह है कि फिजिकली स्ट्रेस आपके सामने ट्रांसफ़र होता है, अगर आपने कभी नोट किया हो तो। ठीक है, वो ऑफिस से शुरू होता है या काम से शुरू होता है, या एक आप अपने सबॉर्डिनेट की क्लास लेते हैं या CEO आपकी क्लास लेता है, वही सबॉर्डिनेट घर आता है तो फिर बेचारा वो ढूंढता है कि आपको पंखा चल रहा हो, कोई लाइट ऑन हो,
से ही लेकर निकले। कोई बच्चे शोर कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो वन ब्लेसिंग इफ इट एक्चुअली हैपन्स, ठीक है। तो वो भी एक पार्ट है, लेकिन तब वो घर आएगा वो कोई ना कोई चीज़ ढूंढेगा ऐसी कि जिससे वो स्ट्रेस आगे ट्रांसफर करे। और वो सबसे बड़ा, वो बेचारा जो सबसे बड़ा भी सबसे छोटा मजलूम जो होता है, ठीक है, सस्ती उसकी आई होती है जो बत्ती इसने मर्जी जलाई हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कुछ कर नहीं सकता, तो वो सुनता है। जब वो सारा ट्रांसफर उस बेचारे में होता है तो वो फिर घर से बाहर निकलता है कि अब वो कोई वट्टा मिल जाए, ठीक, कोई जानवर मिल जाए, ठीक है, जिसको वो एक टांग मारे और फिर अगला उसमें स्ट्रेस ट्रांसफर करे। एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट का ही कॉन्सेप्ट है, आप इसको लिख भी लें, आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। इग्नोरिंग, आपने अपनी लाइफ में कोई कई मोमेंट आते होंगे और आप ये सब करते होंगे, यकीनन हम भी करते हैं, मतलब आई पर्सनली डू दैट, बट व्हेन आई स्टार्ट रियलाइजिंग कि ये स्किल है, ठीक, कि किस मोमेंट पे आपने किसको ये रियलाइज कराना है कि आप नोट करें, किस मोमेंट पे आपने ये रियलाइज करवाना है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, राइट। किस पर्टिकुलर मोमेंट में आपने उसको ये रियलाइज करवाना है कि बेटा 2 दफ़ा मैं इग्नोर कर चुका हूँ, राइट। तो दिस स्किल, ये अपने ऊपर आपको अबूर होना कि यू कैन हैंडल योर सेल्फ, वो चाहे जो भी सिचुएशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। और ये पूरा एक आर्ट है, राइट, कि आपने अपने अपने इसको आप गुस्सा कह लें, इसको आप एंगर मैनेजमेंट कह लें, इसको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कह लें, या मेरे हिसाब से इसको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कह लें, ठीक है। ये बेसिकली पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का पार्ट आता है कि हाउ, बिकॉज वी ऑल आर HRs, ठीक है। तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ सीखी बीइंग HR, क्योंकि मैं ऑब्वियसली पढ़ के HR नहीं बनना था, मैं HR करके HR बनना था, ठीक है, वो ये थी कि यार एज न्यूट्रल एज यू कैन मेक योर सेल्फ, जितना न्यूट्रल आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे ना, उतनी ज़्यादा ऑडियंस आपकी कंपनी की आपकी तरफ आएगी, ठीक है। एज सुन एज यू स्टार्ट मेकिंग और प्रेजेंटिंग योर सेल्फ अ पर्टिकुलर क्लास, ठीक, ऑटोमेटिकली लोग जो है ना वो फिल्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको फिर ग्रुपिंग भी नज़र आएगी आपको फिर, और समटाइम्स आई इंटेंशनली हैव टू हैव लाइक लंच और डिनर, इवन ब्रेकफास्ट, इवन टी with particular groups just to create that repute neutral within the organization, ठीक। मैं ऑफिस बॉयज़ के साथ बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ, मैं सिर्फ लड़कियों के ग्रुप में बैठा हुआ खाना खा रहा हूँ, मैं लड़कों के साथ खड़े होकर बाद जो सिगरेट पी रहे हैं बैठे हुए उनके साथ एक कप चाय की चुस्की लगा रहा हूँ। तो दैट एवरी सच एक्ट विद इन दैट कल्चर वो कोई ना कोई मैसेज कैरी कर रहा होता है, ठीक है। अगर आपने कोई ख़ास मैसेज अपनी ज़ात से अटैच कर लिया तो बीइंग एन HR फिर आप अपने आप वो अपने रिप्यूट को आप न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे फॉर एज लॉन्ग एज यू आर स्टेइंग इन दैट कंपनी, ठीक है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जो मैसेज कैरी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन थ्रू योर ऑन पर्सनैलिटी, और उसमें ये वाला फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का। आप 1000 चीज़ें नोट करेंगे कि कई, और अच्छा उस इग्नोर करने में ब्यूटी देखे ना, गोरे ने जब रिसर्च की तो सालों की रिसर्च के बाद जिसको कहा जी हम आज लॉन्च कर रहे हैं एक टेक्नोलॉजी, एक कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट जी आर्ट ऑफ इग्नोरिंग का है, और आप जो है ना वो बड़े एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ यू एक्चुअली बी हैविंग अ वेरी साउंड कंट्रोल कि जी आपने इग्नोर कब करना है कब नहीं करना, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधी बात ही कह दी कि भाई दरगजर करो, सबसे बड़ा आला मुकाम इसी में है, ठीक है। आप कभी नोट करके देखिएगा कि कई ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे आपको पता होगा कि अगर मैं अभी एक्ट कर दूंगा ना, ठीक, तो बड़ा तो मैं बन जाऊँगा फॉर अ मोमेंट, सच्चा भी मैं बन जाऊँगा फॉर अ मोमेंट, ठीक है। लेकिन इसके बाद से ना देयर इज अ डिस्कनेक्ट फॉर एवर विद सो मेनी अदर रिलेशंस। तो मेरे हिसाब से हम हमें वो टीचर चाहिए एक्चुअली, नहीं टीचर भी नहीं, वो उस्ताद चाहिए एक्चुअली जो हमें ना ये पर्सपेक्टिव करेक्ट करे कि हमारी अपनी बेसिस क्या है और जो हमें नज़र आता है, क्योंकि हमने तो लाइफस्टाइल है ना जो जिस बिलीफ सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं कि यार लाइफस्टाइल तो हमारे पास है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम उस पर गौर करते ही नहीं,
ठीक है। तो इसलिए फिर हमेशा हम ये कहते हैं यार वो तो गोरा इन्वेंट कर रहा है, यार वो तो फलाना इन्वेंट कर रहा है। वो गोरा इन्वेंट गोरा घुमा के ला के हमें वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा सजा के तो प्रेजेंट कर देता है, ठीक है। एक रिसर्च में एक चीज़ याद रखिएगा, आप में से जो भी रिसर्च में आगे कुछ कभी कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट में रिसर्च कर रहे हो, किसी फील्ड टाइप किसी वर्क में अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर, जो पॉइंट है वो ये है, जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पर रिसर्च कर रहे होंगे, रिसर्च उतनी कैजुअल होगी। जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पे आप रिसर्च कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप मौत का इलाज एक पर्ची में लिख के रहे हैं एंड इट वर्क्स, लेट्स से इट वर्क्स फॉर सेकेंड, ठीक है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको टेस्ट करने के बाद कि ये ठीक चल रहा है ये नहीं कहेगी कि ये थीसिस में लिख के लेके आए, इसकी बाइंडिंग जो होनी चाहिए उसके फलाना फॉन्ट होना चाहिए, फलाना ये होना चाहिए, फलाना वो होना चाहिए। ये सारे शशके तब होंगे जब आप जितनी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट रिसर्च कर रहे हैं। ये कभी नोट कीजिएगा आप, ठीक है। आइंस्टाइन या न्यूटन, इनकी बायोग्राफीज अगर आप पढ़े ना, द वे दे प्रेजेंट रिसर्च, वो फॉर्मेट अपना भेजते थे। मुझे याद है आइंस्टाइन का एक उसकी बायोग्राफी में क्लियरली लिखा हुआ था कि उसने अपना वो पेपर, रिसर्च पेपर लिख के भेजा, और जब वो डाकिया एक्नॉलेजमेंट का जो उसका लेटर आया जी कि हमने आपकी रिसर्च एक्सेप्ट कर ली है, जब वो घर देने आया ना तो उसने ओपन करते पूछा यार बड़ी देर लगा दी इन्होंने मुझे यस करते करते। ही वॉज दैट मच कॉन्फिडेंट कि जो मैंने काम किया है ना ये इतना यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, जो थ्योरी ऑफ उसकी रिलेटिविटी थी, ये इतनी strongly I have believed that is so accurate and universally accepted कि यार मुझे पता है कि ये होनी है एक्सेप्टेड, उन्होंने बड़ा टाइम निकाल दिया, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी वैल्यूएबल रिसर्च है वो हमेशा उतनी कैजुअल होगी, ठीक। और आप देख लें कि कैजुअल, अच्छा अगेन पर्पस के केस में भी ये होता है कि जितना बड़ा पर्पस जिसके लिए आप स्ट्राइव करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो जनरली उसमें उतनी ज़्यादा चीज़ें भूली हुई होती है, उतना ज़्यादा बड़ा गैप होता है एफर्ट के अंदर, ठीक है। हमेशा आपको नजर आएगा वो एक, बिकॉज यू नीड टू गो फॉर लॉन्ग जर्नी। मेडिकल साइंसेज में भी इसी तरह से है और ओल्ड फील्ड में भी इसी तरह से है कि जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम पिक किया, फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम है ना कि आपने डेथ का सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब ये बहुत क्रिटिकल, मेरे ख्याल द मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब आपने पहला स्टेप शुरू किया कि इंसान सांस कैसे लेता है, ठीक। अच्छा वैसे रिसर्च होती है कैसे? बाय द वे मैं आपकी बात का सही तरीके से आंसर देता हूँ। रिसर्च क्या होती है? किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आप निकालते हैं, पहले मफरूज़े कायम करते हैं, ये किस तरह होगा, कैसे ऑब्जर्वेशन, फिर आप उसके ऊपर वर्क करते हैं और बनाते हैं। ये सारा वो है जो आपने एज अ सब्जेक्ट, रिसर्च के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक लेमैन मीन कि एक मैट्रिक पास भी अगर रिसर्च करना चाहे तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग रिसर्चर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड द चेंज। अंडरस्टैंडिंग का ही सबसे बड़ा फुकदान है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। आप अंडरस्टैंडिंग का, अगेन मैं डीटेक ना हो जाऊँ, तो अंडरस्टैंडिंग का हिसाब लगाएं। डेवू टर्मिनल से सफ़र किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। जो पुराना टर्मिनल था उसमें दो विंडोज़ होती थी, एक होती थी एडवांस टिकटिंग की और एक होती थी इंफॉर्मेशन की। ऐसी है, होता क्या था, ये चार बंदे खड़े हुए हैं टिकटिंग पे, एडवांस टिकटिंग पे टिकट लेने के लिए, और इंफॉर्मेशन वाली विंडो खाली है, ठीक। पांचवा बंदा आता है, भाग के फटाफट आता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, ये टिकट दे दें। एक सेकंड के लिए अगर वो ये अंडरस्टैंड करे ना कि भाई अगर ये भी टिकटिंग की विंडो है तो ये पिछले तीन आम लेने खड़े हैं, दैट्स द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमारी जनरल सोसाइटी के बारे में है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फुकदान तो हमारा अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट का है। वन ऑफ माई टीचर, मैंने डिजिटल मीडिया का कोर्स उनसे पढ़ा, डिजिटल मीडिया ग्राफिक्स का कोर्स उनसे पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। लम्स फास्ट और पंजाब यूनिवर्सिटी में ही इज़ इक्वली रिनाउंड एज एन रिसर्चर, प्योर रिसर्चर। अच्छा उनके रिसर्च के एरियाज क्या है? एल्गोरिथम एनालिसिस, जो आईटी वाले हैं वो जानते होंगे, साइकोलॉजी, और थर्ड स्टैटिस्टिक्स, और फोर्थ हार्ट, दिल। अब अगर बाय फील्ड देखें इन चारों का दूर दूर तक कोई आपस में लेना देना नहीं है, और कंप्यूटर ग्राफिक्स का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ही इज़ अ रिनाउंड रिसर्चर इन ऑल दीज फोर फील्ड्स। मेरे साथ क्या, मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ उनके साथ बैठ के सिर्फ ये पूछने का कि सर ये आप करते क्या हैं?
डॉक्टर लईक असलम, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि ये आप करते क्या है यार, और ये कैसे करते हैं, ठीक है। मुझे कहता है यार सच तेरे ख्याल में क्या होती है। मैंने कहा मतलब कोई एक टॉपिक आप उठाते हैं और आप फिर अगेन वही बात टिपिकल कि आप उसके अगेंस्ट एक एजम्पशन बिल्ड करते हैं कि या ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है, ठीक है। और फिर उसको आप कहते बिल्कुल ठीक है, ये एक कंपैरेटिव स्टडी की रिसर्च में ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आपने ट्रू नॉलेज क्रिएट करना है तो वो किस तरह से होता क्या है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट, दुनिया की कोई भी चीज़ पकड़ ले, अब वो सब चाय पी रहे थे, ठीक है। उन्होंने कहा ये पत्ती का बैग है ना, इसकी शीट को ले लो जिसमें पत्ती डाली हुई है, बैग को ले लो जिसमें पत्ती डाली हुई है, ठीक है। इस बैग को स्टडी करो कि ये किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिस भी चीज़ का बना हुआ है उसके कंपोनेंट देखो क्या है, किसी एक कंपोनेंट को पकड़ लो और पहला लेवल उस बैग को स्टडी कर, हमें उस चाय की पत्ती के बैग को स्टडी करना है। सेकंड, दुनिया में जितने चाय की पत्तियों के बैग इस तरह के है ना, उन सब का नॉलेज आपने पढ़ना है, एग्जिस्टिंग नॉलेज। सेकंड स्टेप, उनमें से किसी एक कंपोनेंट को आपने पकड़ना है, ठीक है। उस कंपोनेंट का जितना एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो आपने पढ़ना है, ठीक। थर्ड स्टेप, जिस भी केमिकल के बेस पे वो कंपोनेंट बना हुआ है आपने उस केमिकल के जितना अवेलेबल नॉलेज है वो पढ़ना है। फोर्थ स्टेप पे अगर आप जाते हैं और आपको पता लगता है कि यार इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपने कनेक्ट करना शुरू करने हैं डॉट। वो जो डॉट आप कनेक्ट करेंगे ना वो आपकी ओरिजिनल रिसर्च होगी। सिंपल। जिस टाइम पे हम ये बात कर रहे थे तब वो हार्ट के टिश्यूज पे काम कर रहे थे। दैट हैज़ नथिंग टू डू with their degrees, but what he was saying is यार 216 रिसर्च पेपर ने तो 3 दिन में मेरे को अब वो जिस भी पॉइंट पे थे ना, 216 रिसर्च पेपर उन्हें पूरी दुनिया में उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड मिले जो उन्होंने कहा यार ये मैंने पढ़ने हैं, मैंने अंडरस्टैंड करने हैं, अंडरस्टैंड करूँगा, हर लेवल पे नीचे जाता जाऊँगा, जब मैं रिकनेक्ट करूँगा तो वो मेरी रिसर्च होगी, ठीक है। दैट्स हाउ रिसर्च एक्चुअली वर्क, कि जो आप न्यू नॉलेज जनरेट करते हैं, दुनिया फिर उस न्यू नॉलेज को यूज़ करके तो एक्नॉलेज करती है, ठीक है। मेरा ख्याल इलेक्ट्रिक लाइटर ये भी एडिसन की इजाद थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जब वो इन्वेस्टर के पास गया ना तो वो सिगार पीता था, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ये मैंने कुछ इजाद किया, मैं चाहता हूँ कि इस पर आप पैसा लगाएं, ठीक है। तो उसने कहा कि यार देखो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेरे किस बेनिफिट किया, ये सिगार तो मैं जला नहीं सकती, ठीक। और वो उसकी बायोग्राफी में लिखा हुआ है कि 3 दिन के बाद फिर वो इलेक्ट्रिक जो लाइटर था वो बना के लेके गया था कि अब तुम इससे सिगार जलाओ और अब इस पर पैसे लगाओ। इसीलिए उसे कहा था ना कि इन्वेंशंस का वो इज फादर ऑफ इन्वेंशंस, ठीक है। तो और उसमें भी ऑब्वियसली पर्सपेक्टिव एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है। अंडरस्टैंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है। अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली अ स्किल, बाय द वे, एज अ स्किल। अगर आप देखें ना कि समझना, मैं कल बता रहा था कि हम आधा सुनते हैं, क्वार्टर समझते हैं और फिर पूरी बात का जवाब देने की कोशिश। आपको पता है 70% क्वालिटी का काम, आईटी का जो 70% क्वालिटी का काम है जो आउटसोर्स होके काम आता है, 70% काम यहाँ से बगैर एड्रेस वही चला जाता है, वो मैच्योर ही नहीं होता पाकिस्तान में, इसलिए कि हम ये समझ ही नहीं सकते कि वो हमसे करवाना क्या चाह रहे हैं। Again, understanding, right? Because we are not that much pro in effective business communication skills, so we are unable to talk to those people. वो बेचारा एक अरबी जब इंग्लिश बोलता है या एक चीना इंग्लिश बोलता है, ठीक है, हम अपनी उर्दू भी बोल देते हैं 15 मिनट बाद, ठीक है। तो अब वो क्योंकि वी आर नॉट ट्रेन टू डू दैट। दुनिया में लैटविया एक ऐसा कंट्री है, लैटविया, कि जिनकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है जिस पे उनके मुल्क की इकॉनमी चलती है वो ट्रांसलेटर्स है। अगर आप स्टडी करें ना तो दे प्रोवाइड द बिगेस्ट, दे जनरेट द बिगेस्ट ट्रांसलेटर्स, द मैक्सिमम काउंट ऑफ ट्रांसलेटर्स जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सर्व कर रहे होते हैं, वो लैटवियंस हैं, ठीक है। तो ये अब देखिए एक छोटी सी स्किल है, यू कैन आल्सो लर्न लाइक एनी ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ दो स्किल एज वेल। तो अंडरस्टैंडिंग इज द की प्लेयर in doing all those things. चेंज में भी ये प्रॉब्लम है, कई लोग, कई इदारे, कई CEOs, इवन कई एनालिस्ट
क्योंकि चेंज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते वेरी फर्स्ट स्टेप पे ही, ठीक। तो होता क्या है, वो कन्विंस तो कर लेते हैं जी ग्रेटर गुड के लिए चेंज है। ये जो अक्सर हम कुछ वो थीटे कंसल्टेंट हायर करते हैं ना, ठीक है, तो वो बेचारे आते तो है, अपने अपने पैसे तो ले जाते हैं, लेकिन उस कंपनी को मुश्किल अजाब में डाल देते हैं, राइट। तो वो होता क्या है, वो पार्शियल इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन दे दें। वो डॉक्टर साहब नहीं कहते कि अगर पहली दवाई से वो ठीक हो गया तो हम कैसे ठीक होंगे सारी उम्र ये 2-4 दफ़ा आएगा तो हम ठीक रहेंगे ना, फिर ये भी ठीक हो जाएगा इवेंचुअली। तो दैट इज़ द डिफरेंस। और ये तब होता है, ये होता कब है, इसके फैक्टर असल में, अब ये मैंने सिर्फ 4 पॉइंट इसलिए लिखे कि हमने इन्हीं को और फर्दर ड्रिल डाउन करके तो डिफरेंट जो ब्रेक डाउन के पॉइंट्स उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट में जो आता है कि आपको एग्जैक्टली यू शुड नो कि आप जो चेंज करना चाह रहे हैं उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर। तो आपको अपनी बाउंड्रीज या स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर चेंज जो करना चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए। फिर उसका इम्पैक्ट कि जो चेंज आप करेंगे वो चेंज एग्जैक्टली एक डिपार्टमेंट पे असर करेगी, एक किसी पर्टिकुलर पॉलिसी पे असर करेगी, एक ऑर्गेनाइजेशन, आप मे बी यू आर ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो आपकी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट करेगी, या दैट गोना इम्पैक्ट द होल ग्रुप, ठीक है। तो आपको स्कोप जो उसका इम्पैक्ट है स्कोप का वो भी क्लियर होना चाहिए कि हाउ स्ट्रांगली दैट गोना बी इम्पैक्ट एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। इससे पहले टीम को कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए कि यार ये हम करने जा रहे हैं, वो आप प्लान में उनको कॉन्फिडेंस में देंगे ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एचआर को बुला के कहें अचानक से कि यार आज से ना वो जो मैटरनिटी वाला बेनिफिट है ख़त्म कर दो। इट विल नेवर हैपन इन लाइक एजेस। अगर ऑलरेडी आपने वो ऑफर किया हुआ है ना एम्प्लॉयज़ को, तो आप विदाउट इम्पैक्ट आप सोचेंगे आप ये बेनिफिट ख़त्म कर देंगे कि जहाँ पे आईटी में तो खैर जो ये है ओपीडी है, ओपीडी और इनपेशेंट जो है उसमें मेजरली आपके पास जो ऑडियंस किसी भी कंपनी साइज का पिक कर लें तो आपके पास मेजर ऑडियंस होगी 22 ईयर्स से लेके और 28 ईयर्स तक, मेजर चंक 60 to 70%। और 60 to 70% में आपके पास बिकॉज दे गोना गेट मैरिड देन यू गोना गेट मैटरनिटी क्लेम्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इस बेनिफिट की है। और अगर आप बगैर एम्प्लॉयज़ को कॉन्फिडेंस में लिए कि डिसीजन ले जी बंद कर दीजिए वह पैसे बच जाएंगे, ठीक है, तो फिर कंपनी भी बैठे बैठे ऑन स्टेक आ जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ वन पॉलिसी और नॉट टेकिंग HR एंड रेस्ट ऑफ द पीपल इन कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो प्लान के केस में जो अच्छा अंडरस्टैंडिंग में तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी। प्लान के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपने अपने सपोर्टर ढूंढने हैं सबसे पहले, कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन से चेंज एजेंट्स हैं जो एक्चुअली पॉजिटिवली विलिंग है कि आप ये चेंज लाएं। मैनेजमेंट में अगर आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है और वो नहीं माना जा रहा या पूछा जा रहा, ठीक है, या एक्सेप्ट किया जा रहा, तो उसका मतलब होता है इनइफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपने इनइफेक्टिव मैनेजमेंट ही कर रही है तो फिर सारी एफर्ट किस लिए कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप कहें जी ये चेंज कर दो, वो ये अच्छा ये बड़े मज़े की एग्जांपल दी। मेरे एक दोस्त ने एज ए CTO ज्वाइन किया कंपनी में। अब वो भाई साहब को मसला अच्छी सैलरी पे भी गया, काफ़ी उसका अपने स्किल पे कॉन्फिडेंस भी था, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, उनकी एक प्रोडक्ट पुराने लेगेसी सिस्टम पे चल रही थी। तो उसने जाते कहा जी मैं तो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिलीवर हूँ, टेक्नोलॉजी साथ साथ ऑप्ट करनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर टेक स्टैक को आप लोग जो है ना वो 6 महीने का टारगेट रखते हुए हम इसको टोटली ट्रांसफॉर्म करेंगे, कल से तैयारी पकड़ लें। उसे पूछा नहीं ना डिस्कस किया, अभी ज्वाइन किया है और ज्वाइन करते जो 12 साल से उनकी प्रोडक्ट चल रही है वो उसने दूसरे दिन ये ईमेल निकाली एज एन टेक्नोलॉजी चीफ कि भाई मुझे समझ आ गया बस ये टेक्नोलॉजी में चेंज कर देनी है। तो आगे से उसे पहला ये जवाब आया जी ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देन ही रिस्पॉन्ड ऑन द सेम ईमेल थ्रेड कि इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल तो बीइंग चीफ आई कैन फायर ऑल ऑफ यू एंड कैन ब्रिंग अ टीम जो कि ये पॉसिबल कर देगी, हो सकता है 6 के बजाय 3 महीने में कर देगी। जो अगला जवाब आया ना वो बड़ा सरप्राइजिंग था, ये था कि प्लीज़ गो अहेड एंड फायर अस। उसी एक बंदे ने किया जो उन सबका लीड टेक्नोलॉजी आर्किटेक्ट था, ठीक है, और 1.5 महीने बाद वो CTO फायर हो गया था। बिकॉज यू आर प्लानिंग ओनली ऑन योर एंड एंड नो वन इज सपोर्टिंग योर प्लान
ठीक है। तो आप जब ऑन बोर्डिंग नीचे जी बिल्कुल सेट हो जाए। एग्जैक्टली, तो जब वो कोई ऑन बोर्ड है ही नहीं और आप एक अपना बिजनेस केस ही बिल्डिंग कर पा रहे, तो फिर यू विल बी फेल व्हेनेवर यू गोइंग फॉर चेंज। प्लान में सबसे पहला पॉइंट है कि यू हैव टू फाइंड योर सपोर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट्स अ क्रिटिकल पार्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अगली चीज़ ये है कि मेक देयर माइंडसेट। जो भी आपके पास ऑडियंस है ना, जो एक तो चले जाए जो आपके सपोर्टर हैं, एक वो ऑडियंस है जो कहेगी क्यों अच्छे खासे जो हम सिंक होते हैं, ये 2 फार्म क्यों लेके आने अब, ठीक, फलानी अकाउंटेबिलिटी मैं अपने सर पे क्यों लूँ, ठीक है। उस क्यों को एड्रेस करने के लिए ना यू हैव टू मेक देयर माइंडसेट। उस माइंडसेट के लिए यू ईदर हैव अ गुड एग्जांपल ऑलरेडी डन समवेयर, राइट, और यू कैन बिल्ड एग्जांपल टू एक्चुअली कन्विंस देम कि यार ये स्टेप इस तरह से होगा, या फॉर एग्जांपल हम ये प्रैक्टिस कर रहे थे और इतना रेवेन्यू जनरेशन था, लेकिन इसमें टाइम की वेस्टेज ये थी। फॉर एग्जांपल इसमें जो स्पेस मैनेजमेंट के स्टैंड पॉइंट से इतना हम वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। बट इफ़ वी डू दिस, तो ये स्टैट्स आपके सामने है एंड दिस विल बी व्हाट वी विल बी अचीविंग इफ़ यू गेट एग्री। क्योंकि आप होता ही है कि आप यू फाइंड आउट द की प्लेयर अमंग दोज टीम्स ना, और फिर उनको आप सबसे पहले अपने साथ मिलाते हैं। कि आप ये तो नहीं होगा ना कि वही अगेन कि आप सारे गार्ड मिला के कहे जी स्पोर्ट के अंदर 15-20 बंदे हैं मेरे साथ, ठीक है, चलो भाई एग्जीक्यूट करो, ठीक है। आप अपने स्पोर्ट में भी वो स्पोर्टर ढूंढने हैं हु आर एटलीस्ट इफेक्टिव इन देयर ऑन पर्टिकुलर एरिया और योर डोमेन, राइट। तो ये जनरली ये एक वैसे गुड इंटेंशन से तो यही प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ पॉलिटिक्स समहाउ पॉलिटिक्स भी ऐसी प्ले करी होती है अपने एंड पे, ठीक है। वो चेंज वो कहीं ना कहीं एक अपने ही एजेंडे के साथ चेंज लाने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। बहरहाल आपने प्लान कर लिया, सपोर्टर मिल गए, माइंडसेट बिल्ड कर लिया, और आपने उनको एक एंड गोल। अच्छा, मैनेजमेंट का एक और रूल लिख लें, ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। अगर किसी भी पॉइंट में आपको एंड क्लियर नहीं है ना, आप वो काम वो इनिशिएटिव लेंगे ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपका प्लान है कि आपने 10 सेल्स सेंटर ओपन करने हैं, तो आप उसके लिए उसी हिसाब से लोग हायर कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैन पावर आ गई, उसी हिसाब से आपने जगह रेंट पे लेनी है, उसी हिसाब से अपने उसको फिल करना है, तो आपको सारी कॉस्ट एस्टिमेशन होगी। जब आपको पता ही नहीं कि आपने सेंटर ओपन कितने करने हैं, तो फिर आप पहला स्टेप किस एजम्पशन की बेस पे लेंगे। तो ये प्रिंसिपल है, ऑलवेज स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। ठीक है, आपने जो भी इस पर करना है काम, वो चाहे ये चेंज के हिसाब से आप सोच रहे हैं, ठीक है। जब आप प्लान दे रहे होंगे, ये प्लान वाले फेज में होंगे, ठीक है। और अगर आपको एंड क्लियर नहीं है, आप इससे आगे जा नहीं सकेंगे चेंज के लिए, यू विल बी ब्रेक, ठीक। तो ये एचआर में भी अक्सर होता है, कई बेचारे जो नए नए एचआर में आते हैं ना, तो उन्हें आप कहते हैं कि यार वो पॉलिसी फलानी पॉलिसी आप बनाएं, ठीक है। अच्छा, वो सबसे पहले क्या करेंगे, यार 3 लोग जानने वाले हैं, 2 तो मेरा फ़ोन सुन ही लेंगे, इन दोनों को कहेंगे यार जरा वो फलानी पॉलिसी भेजना अपनी कंपनी की, ठक पॉलिसी आ जाएगी, ठीक है। अब वो क्योंकि पहले ही परेशान है कि यार पता नहीं कितना एग्जैक्ट टाइम लगना चाहिए उस पर पॉलिसी पे काम करने के लिए, वो तो पता नहीं है, ठीक है। वो जो भी अगला भेजता है वो सारा प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और सीईओ कहेगा कि मैंने तो अभी सिर्फ ये पूछा था कि इस पर सर्वे करें कि हम ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि वो हाफ एक्सप्लेन कर रहे होंगे, हाफ नहीं कर रहे होंगे, तो फिर वो इवेंचुअली पूछ ही लेता है कि ये किस कंपनी की है। तो यू विल बी ब्रेक राइट देयर एंड देन ना, एज लॉन्ग एज ही लाइक यू हैव अ फुल ग्रिप ऑन योर ऑन प्लान, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन में अगर आपके साथ क्या कहते हैं कि इधर आके इम्तिहान आता है, वो उन लोगों का वो जो रेफरेंस की बात हम कह रहे हैं, रेफरेंस की जो तो कॉर्पोरेट है उसमें तो बड़े अलग तरह के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो टेक एरिया है ना, टेक एरिया वाले लोग रेफरेंस में जिन्होंने हायरिंग की होती है ना, वो इधर आकर रोते हैं जब इम्प्लीमेंट करना होता है। देखें, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड दुनिया में आप जॉब तो रेफरेंस से ले सकते हैं, आप सर्वाइवल रेफरेंस से नहीं कर सकते हैं। अगेन यू हैव टू डू द वर्क, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बॉयलर का टेम्परेचर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो फेडरल मिनिस्टर ने आके नहीं साथ खड़े होना है जिसने आपको सीट लेके दिया है। क्यों सर,
ये कई एंड अनफॉर्चुनेट है ये बड़ा हमारे कल्चर में कि कई बड़े जो हादसे हैं वो इस तरह के जब कुछ नूरों के हाथ लगती हैं चीज़ें तो वो उनकी वजह से होते हैं, और वो जब आप बेस में जाए ना तो पता लगता है कि ये भाई साहब ऐसी सर्कल होकर पहुंचे हुए थे। ठीक है, तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन में आना है तो यू मस्ट बी हैविंग अ वेल वर्दी एंड वेल डिजर्व पीपल विद यू टू इम्प्लीमेंट दैट चेंज। ठीक है, और वो लोग कौन होंगे? वो आप लोगों में से ऑपरेशनल टीम के वो लोग होंगे प्राइमरीली, राइट, जो कि ऑलरेडी आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ से लॉन्ग चल रहे हैं। और अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या प्योरली आईटी की बात करूं या जैसे नेटवर्क्स में की वो है उसकी बात करूं, तो जो प्योर टेक्निकल डोमेन के लोग हैं वो उनके साथ अगर हैं एंड दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू अंडरस्टैंड एंड independently they understand how to make the shift, right, then it is possible to successfully get it done. नहीं तो पता क्या होता है कि वो यार वो पॉलिसी आई सी पॉलिसी है यार, वो कितने लोग फॉलो करते हैं। अब मैं वो सिंपल से इसको और सिंपलीफाई करता हूँ, बस वो सिंपलीफाई ये करता हूँ कि आई नो अ कंपनी जिसने ISO 27001 इससे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी मैनेजमेंट का एक स्टैंडर्ड है ISO 27001, इसी तरह से ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का एक OSAS का, अगर आपको पता हो। ठीक है, तो उन्होंने ISO 27001 1.5 साल में इम्प्लीमेंट किया, 1.5 साल में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि उनके कल्चर में नो वन नोज व्हाट द स्टैंडर्डाइजेशन एक्चुअली मीन्स। तो अवेयरनेस से लेके और आखिरी पॉइंट तक दे रियलिस्टिकली मेक इट हैपन। एंड देन आई नो अनदर ऑर्गेनाइजेशन कि जिनके पास गवर्नमेंट की बिड आई कि जी ये पर 2 दिन है, आपने इसके अगेंस्ट प्रपोजल जमा करवाना है, और उसका एक प्री रेक्विजिट था कि आपको ISO 27001 सर्टिफाई होना चाहिए। शाम को उन्होंने कॉल किया कि जी 3 गुना पैसे भेज रहे हैं, सुबह सर्टिफिकेट चाहिए एंड दे हैव, वो भी ISO 27001 सर्टिफाइड है। ठीक है, ये 2 तरह की चेंज है, राइट। तो यू आर द वंस हु हैव टू डिसाइड कि आपने अपने CV के अंदर ऑन पेपर अगर इसमें से वैल्यू लेके आनी है ना, तो कौन सी वाली चेंज की वैल्यू लेके आनी है, राइट। ये बड़ा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, इससे आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। 15 मिनट्स का हम लोग ब्रेक ले रहे हैं।